हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो लोग एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा है। मतलब कि एनआईओएस डीएलएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं किया गया है। और ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नई दिल्ली देहरादून, तो बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को 2-2 हज़ार रुपये हर्जाना देने के आदेश पर भी रोक लग गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो अपनी अगली सुनवाई करेगा वो 30 जनवरी को करेगा। तो मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीएड टीईटी प्रशिक्षितों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी। उनका कहना है कि विभागीय नियमावली में बेसिक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय नियमित डीएलएड कोर्स की अनिवार्यता है। मतलब रेगुलर डीएलएड होना चाहिए, रेगुलर बीटीसी होना चाहिए। जबकि एनआईओएस डीएलएड दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से किया गया और इसकी अवधि महज 18 महीने थी, जबकि डीएलएड का कोर्स होता है ये 24 महीने का होता है। जस्टिस बी.आर. गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। तो पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। देखो, ये जो मामला है ये आ रहा है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में प्राइमरी में यानी कि बेसिक शिक्षकों के लिए 26, एक्चुअली में जो पदों की संख्या है वो 3600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती कर रहा है। इसमें 1800 भर्तियां हो चुकी थी, 1800 अभी शेष थी। तो इन पदों के लिए एनआईओएस से डीएलएड करने वाले युवाओं ने भी आवेदन किया। सरकार ने 10 फरवरी 2021 को आदेश कर एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में अमान्य माना था। इस संबंध में हाई कोर्ट ने 14 सितंबर 2022 को सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करने को कहा था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ ये बात निकल के आ रही है कि एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता है। मतलब ये क्यों नहीं किया जा सकता है, ये कारण भी यहाँ पर बताया गया है कि यह पत्राचार द्वारा जो है किया गया कोर्स है। दूसरी बात यह है कि इसकी अवधि कम होती है। फिलहाल अभी इस पर अगली सुनवाई 30 जनवरी को होनी है। तो देखते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या निकल के सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर आप टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है। खबर ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट को ओपन करने, सीटों की संख्या बढ़ाने और एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर किए जाने को लेकर 2 टीमों के द्वारा फिलहाल जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, दोनों ही टीमों के द्वारा धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है। शीतला प्रसाद ओझा गए थे सचिवालय, वहाँ पर मिलने के बाद उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया था। देन आफ्टर विकी खान का धरना प्रदर्शन भी कल ख़त्म हो गया है। और जो निकल के बात सामने आ रही वो ये है कि आने वाले समय में लगभग आप यहाँ पर मान चलिएगा कि अप्रैल तक इस परीक्षा के होने की कोई भी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, उसके पहले जो अध्यक्ष होंगे वो रिटायर हो जाएंगे और फिर नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, या फिर ये जो परीक्षा है ये जाएगी नए शिक्षा सेवा आयोग को। ये बात अभी क्लियर नहीं है। मिला जुला के देखा जाए तो ये परीक्षा मुझे तो प्रतीत होता है कि मई के बाद ही हो पाएगी। तो अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी तैयारी करें। और अभी जो ये परीक्षा होगी ये मुझे प्रतीत होता है कि मई के बाद होगी। कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक आया नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो सिचुएशंस हैं, अब आप समझिए कि जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो रिटायर होने के बाद और सदस्य भी नहीं है, ठीक है, सदस्य भी नहीं है, अध्यक्ष भी रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने के तुरंत बाद सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये बात भी क्लियर नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब प्राइमरी हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी की भर्तियां जो होंगी वो नए शिक्षा सेवा आयोग से होंगी। तो बातें ही बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसलिए अनुमान यही लगा सकते हैं आप कि अगर अप्रैल तक परीक्षा नहीं होती है तो मई में तो पॉसिबल नहीं है, फिर जून के बाद ही मान के चलिएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ है और बार बार मैं कवर कर रहा था इस न्यूज़ को। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ सकारात्मक बातें निकल के सामने आएंगी। धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन अंततः वही है, ढाक के कितने पात, बताओ, एक मुहावरा है। तो प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से केंद्रीय विभागों में ग्रुप सी के अंतर्गत एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भर्ती होती है
इसमें कुल 10,880 और हवलदार के 529 पदों पर भर्ती के लिए देर रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के माध्यम से कुल 11,409 पदों पर भर्ती होगी और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लास्ट डेट 17 फरवरी है। तो ध्यान रखिएगा कि एमटीएस में कुल मिला के 11,409 पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है और इस पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है। तो इस परीक्षा में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण और 1 जनवरी 2023 को 18 से 25 वर्ष तक की आयु वाले जो उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो हाई स्कूल पास हैं, 25 साल तक की उम्र है तो आवेदन आप कर सकते हैं। कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में, सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको नियमानुसार, केंद्र सरकार के नियमानुसार उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार दोनों के लिए होगा। इस परीक्षा में 45-45 मिनट के 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20 प्रश्न होंगे। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज और बॉडी कम्प्रिहेंशन के 25 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परीक्षा होगी। इसके बारे में अगर आप लोग और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में सारी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। जो लोग एनटीए यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर एक ज़रूरी अपडेट है। अपडेट क्या है, ये मान के चलिएगा कि ये आपके लिए एक रिमाइंडर है और रिमाइंडर ये है कि पब्लिक नोटिस 19 जनवरी करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2022। तो फॉर्म भरे जा चुके हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, और फॉर्म भरने के बाद जिन लोगों के पार्टिकुलर्स में फॉर्म फिलिंग करने में कुछ त्रुटियां रह गई हैं उसको अभ्यर्थी जो हैं वो 19 और 20 जनवरी को सुधार सकते हैं। तो आज 20 जनवरी है, मतलब कि आज सुधार का अंतिम दिन है। तो आपके लिए यह एक समझ लीजिए रिमाइंडर ही है। तो क्या क्या आप सुधार सकते हैं वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी है, मतलब आज ही लास्ट डेट भी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या क्या सुधारा जा सकता है, तो फॉर कैंडिडेट हु हैव वेरीफाइड आधार, जिन्होंने अपना आधार से वेरिफिकेशन किया है, तो नो चेंजेस अलाउड इन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, एंड नो चेंजेस अलाउड इन कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, नो चेंजेस अलाउड इन फोटो, चेंजेस इज अलाउड आइदर इन फादर्स नेम और मदर्स नेम, एनी वन ओनली। तो इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि हु हैव नॉट यूज्ड आधार फॉर मॉडिफिकेशन, तो उनके लिए नो चेंजेस अलाउड इन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, नो चेंजेस अलाउड इन फोटो, चेंज इज अलाउड आइदर इन कैंडिडेट नेम और फादर नेम और मदर नेम, एनी वन ओनली। तो किसी एक में आप सुधार कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें नहीं बदल सकते हैं आप, कुछ चीज़ें यहाँ पर आप बदल सकते हैं। तो आज लास्ट डेट है और ये बात ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा अगर करना है तो। ठीक है, अब कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको पता भी होनी चाहिए। वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसके बारे में तो आप लोग वेल नोन है ही, लेकिन एक खबर ऐसी भी निकल के आ रही है कि हाई स्कूल फेल रजनी बन गई प्रधानाध्यापिका और फर्जी शिक्षिका की बर्खास्तगी का आदेश जारी, मुकदमा भी होगा, वेतन भुगतान भी वसूल होगा, प्रबंधक पर भी कार्रवाई के आदेश। तो हाथरस के देवेंद्र के कागज पर नौकरी करते पकड़ा था शिक्षक, लेकिन फिलहाल ये मामला अलग है। दूसरों के दस्तावेज पर नौकरी करने का एक और मामला सामने आया है। फिरोजाबाद की रजनी ने आगरा निवासी सोनल के दस्तावेज इस्तेमाल किए और प्रधानाध्यापिका बन गई। गजब तो ये है कि रजनी हाई स्कूल फेल निकली। ये मामला एक शिकायत के बाद सामने आया, तो कई जांचों के बाद एडी बेसिक ने शिक्षिका को बर्खास्त कर उसे अब तक दिए गए वेतन की वसूली के आदेश बीएससी को दे दिए हैं। तो दूसरी महिला के दस्तावेज और नाम पर नौकरी कर रही थी। मामला हुबलाल बालिका विद्यालय से जुड़ा है। शिकायत मिली थी कि स्कूल में तैनात शिक्षिका सोनल यादव किसी दूसरी महिला के दस्तावेज और नाम पर नौकरी कर रही है। उसका असली नाम रजनी है। उसने शैक्षिक प्रमाण पत्रों में हेराफेरी की है। जिस सोनल यादव के दस्तावेज लगाए गए हैं वह शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 2 आगरा में किराए पर रहती थी। उसके पिता का नाम भी रजनी के पिता के नाम से मेल खाता है, जबकि रजनी रामकृष्ण नगर जलेसर रोड पर रहती थी। तो रजनी प्रबंधक के भतीजे की पत्नी है।
और इस पर विभाग ने जांच शुरू की तो कई बिंदु सामने आए। अक्टूबर में तत्कालीन बीएसए ने कराई थी जांच, तो उधर जिस सोनल के दस्तावेज नौकरी में प्रयोग किए गए थे उसने भी विभाग को अपने प्रमाण पत्र देते हुए कहा था कि वह कहीं भी नौकरी नहीं कर रही है। अक्टूबर में तत्कालीन बीएसए अंजलि अग्रवाल ने 3 सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका को बर्खास्त कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश भी दिए थे। तो इधर प्रबंध तंत्र ने इस मामले में 18 जनवरी को एडी बेसिक के समक्ष कार्रवाई का उल्लेख न करते हुए कहा कि बीएसए द्वारा गठित कमेटी मामले की जांच कर रही है। एडी बेसिक ने इसे गुमराह करने वाला तथ्य माना और बीएसए फिरोजाबाद को निर्देश दिए कि उक्त शिक्षिका को बर्खास्त कर अवैधानिक वेतन भुगतान की रिकवरी की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो अंततः बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता ही है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।